हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं कि आईपी में चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द डाटा। टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंडिंग डेटा। ओके, तो सबसे पहले हम डेटा के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज डेटा। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि बाकी सारी बातें करेंगे। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि डेटा क्या होता है। तो डेटा क्या होता है, सबसे पहला चीज तो डेटा का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डेटा रेफर टू एन अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट। क्या मैं यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज डेटा। तो डेटा क्या है? आंसर में डेटा इज एन अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट। ओके, डेटा इज एन अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट कैन बी प्रोसेस्ड, दैट कैन बी प्रोसेस्ड टू generate meaningful result or information। मीनिंगफुल, क्या मैंने बताया कि जो डेटा जो होता है वो क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। क्या डेटा ऑर्गेनाइज्ड होता है? नहीं, इट इज अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट। ठीक है, जो जिसको हम प्रोसेस करेंगे, यानी कि ऐसे आगे हम बता देंगे, उसमें डायग्राम बना देंगे। ये डाटा है, इसको हम क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे। तो क्या बन जाएगा? इंफॉर्मेशन बन जाएगा। ओके, इतना जब ये क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डेटा, तो इतना करके आ, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। चलो, अब आगे हम चैप्टर के शुरू से करते हैं कि अब तो डेटा समझ में आ गया हमारे कि डेटा क्या है। तो डेटा क्या होता है? अनऑर्गेनाइज। डेटा क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट। डेटा क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट। मेनी अ टाइम पीपल टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द सर्टेन डेटा। जैसे अब कभी भी क्या होता है, पहले इतना तो समझ में आ गया डेटा क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट। ठीक है, जिसको प्रोसेस करने पे क्या कर मिलता है? रिजल्ट मिलता है। इस जिसको प्रोसेस करने पे क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, तो यहाँ पे इतना हमें समझना है कि डेटा क्या होता है, सबसे पहली बात। अब यहाँ पे एक चीज और पूछा जा सकता है क्वेश्चन की, व्हाट इज सेंसस। क्वेश्चन नंबर क्या आ सकता है? व्हाट इज सेंसस। तो सेंसस का मतलब क्या होता है? देखो, गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली कलेक्ट एंड रिकॉर्ड डेटा अबाउट पॉपुलेशन थ्रू अ प्रोसेस इज कॉल्ड सेंसस। यानी कि ये कहते हैं कि ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं कि हमारे पेपर में पूछा जाएगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा। कहाँ से कहाँ तक? ये है। अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली कलेक्ट एंड रिकॉर्ड डेटा अबाउट द पॉपुलेशन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सेंसस। यानी कि सेंसस क्या होता है? सेंसस इज अ प्रोसेस, सेंसस इज द प्रोसेस ऑफ collecting and recording information, recording data
अबाउट पॉपुलेशन। तो ये हो गया, इसी को बोलते हैं सेंसस। ओके, पॉपुलेशन के बारे में क्या कहते हैं कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये सारी। अब सेंसस में क्या क्या होता है, सेंसस में क्या क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो सेंसस में क्या होता है कि सेंसस से क्या होगा, सेंसस के डेटा को सरकार कलेक्ट करेगी, तो फिर क्या करेगी, सेंसस के डेटा को सरकार कलेक्ट करेगी तो वो किसमें हेल्प करती है, प्लानिंग करने में। और कौन सी पॉलिसी सरकार बनाएगी, कौन सी नहीं बनाएगी, वो हेल्प करती है सेंसस के डाटा। जो सेंसस के डेटा होंगे वो किसमें हेल्प करेंगे, किसी भी क्या कहते हैं कि सरकार के क्या कहते हैं कि प्लानिंग करने में ये सारी चीजें सहायता करती है। ओके, तो जब कभी भी हमारे पास में डेटा होगा किसी भी चीज को लेकर के, तो हम बड़े आसानी से उसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं। ओके, तो बैंक्स भी क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं डेटा अबाउट कस्टमर्स, दियर अकाउंट डिटेल्स एंड ट्रांजेक्शंस। बैंक किसके किसके बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं, कंज्यूमर्स के बारे में, उनके अकाउंट डिटेल्स के बारे में और उनके ट्रांजेक्शंस के बारे में। ऑल दीज एग्जांपल्स हाईलाइट दैट नीड ऑफ डेटा इन वेरियस फील्ड्स, डेटा आर इंडीड क्रूशियल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो डेटा की क्यों जरूरी है, डेटा इज नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग। तो डेटा का इंपॉर्टेंस क्या है, फिर पूछा जा सकता है व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा, एक दो नंबर में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस यही है, नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग। हाँ, दूसरा पॉइंट क्या लिख देंगे, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा। तो डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहला पॉइंट आंसर में लिखेंगे, सबसे पहला, इट इज नेसेसरी फॉर क्रूशियल डिसीजन मेकिंग। ओके, डिसीजन मेकिंग। दूसरा, इट इज हेल्पफुल फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। पॉलिसीज को भी बनाने में क्या कहते हैं कि फॉर्मेट बनाने में सहायता करती है, किसमें, पॉलिसीज को बनाने में भी सहायता करती है। ठीक है, दूसरा चीज, दूसरा, हम्म, तो ऐसे हम ये एक दो पॉइंट्स लिख देंगे कि क्या कहते हैं कि, और क्या कहते हैं कि, हाँ ये हो गया, समझ आया ना। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि हमारे लिए डेटा की क्या जरूरत है, डेटा के लिए हम क्या करते हैं कि उसकी सहायता से डिसीजन बना सकते हैं, उसकी सहायता से हम पॉलिसीज बना सकते हैं, और क्या कहते हैं कि, हम्म, अगला, लुकिंग, अब आगे थोड़ा सा देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। इन द प्रीवियस एग्जांपल्स वन कैन नॉट मेक डिसीजंस बाय लुकिंग एट डेटा इटसेल्फ। इन आर एग्जांपल ऑफ चूजिंग अ कॉलेज, जैसे हमें कॉलेज चुनना है तो क्या करना पड़ता है, हमें प्लेसमेंट सेल जाना पड़ेगा। प्लेसमेंट सेल का मतलब होता है जहाँ पे क्या कहते हैं कि स्टूडेंट के क्या कहते हैं कि डेटा होते हैं, जिसमें क्या कहते हैं बताते हैं कितने लोगों की नौकरी कहाँ पे लगी है, कहाँ पे नहीं लगी। ओके, तो one cannot make any remark about the placement of this. So the college processes and analyzes this data and results are given placement browser of the। तो देखो क्या होता है कि डेटा को हमें क्या करना पड़ता है, डेटा को, डेटा नीड टू बी गेदर्ड एंड प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड फॉर मेकिंग डिसीजंस। तो देखो डेटा को क्या कहते हैं कि हम एनालाइज भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद में उसका हम डिसीजन लेंगे। डेटा केवल और केवल डेटा होगा तब हमें उससे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं कि प्रोसेस्ड डेटा जो होता है। अब मान लो आपसे पूछा जाएगा कि डिफाइन इंफॉर्मेशन, क्या पूछा जाएगा, डिफाइन इंफॉर्मेशन। यहाँ तक अभी उतना कुछ चीजें, जितना मैंने अभी तक क्वेश्चन लिखा है ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसके अलावा अभी इतना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बताएंगे।
की। क्या समझने हैं हमें? डेटा नीड टू बी गेदर्ड, देखो यहाँ पे जो ये लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे हमें ध्यान, डेटा नीड टू बी गेदर्ड, गेदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा किया जाना, प्रोसेस्ड एंड एनालाइज फॉर डिसीजन मेकिंग। क्या डेटा डायरेक्टली यूज किया जा सकता है डिसीजन मेकिंग में? नहीं। सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा को इकट्ठा करेंगे, उसको प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसके बाद में हम उसको एनालाइज करते हैं, तब जा करके कहीं पे, ठीक है। अब डेटा को आगे क्या बताया गया है, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम सिचुएशंस और वेरिएबल्स। यानी कि अब देखना, एक चीज ध्यान रख लो, यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन था, इसमें एक दो पॉइंट्स और ऐड करते हैं, इसमें जो एक पॉइंट और ऐड करता हूँ मैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो था, अच्छा इसी में देखो, इसमें सेकेंड पॉइंट ऐड कर लेते हैं। ये तो डायग्राम तो बनाना ही था, पहला पॉइंट ये, इसी में सेकेंड पॉइंट और ऐड कर देते हैं कि डेटा जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, डेटा इज प्लूरल। फॉर्म ऑफ डेटम, क्या डेटा जो होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है किसका, डेटम का। ओके, अब आगे देखिए, यूजिंग कंप्यूटर्स डेटा आर स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स बिकॉज data processing becomes faster and easier as compared to manual data processing। तो क्या होता है कि अब आपसे यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, why data are stored in, why data are stored in इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा को क्यों स्टोर करते हैं? तो आंसर बताएंगे, डेटा इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन द कंप्यूटर्स, यूजिंग द कंप्यूटर्स, हाँ, यूजिंग द कंप्यूटर्स बिकॉज, अब कारण समझ लो, बिकॉज, हाँ, डेटा प्रोसेसिंग बिकम्स इजियर, डेटा प्रोसेसिंग बिकम्स इजियर एंड इजियर एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग। तो इसको भी लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनुअल कंप्यूटर प्रोसेसिंग, मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग, सॉरी, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग से आसानी से हो जाता है डेटा, इसलिए उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग। ओके, तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी तक हमारे जो तीन हमने ये क्वेश्चंस की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। ओके, तो यहाँ तक आप बात समझ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है पेपर में यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज आईटीसी। अगला क्वेश्चन ये आ सकता है, देखो क्वेश्चन क्या है, मान लो मैम ने पूछ लिया आईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईटीसी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये भी पूछा जा सकता है आईटीसी का फुल फॉर्म,
ओके, तो ये भी ध्यान रख लेना। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि, तो यहां तक आप इतना भी लिख लोगे, ये भी बात समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब आगे देखते हैं। तो अभी तक 3 4 क्वेश्चन हो गए बेसिकली, यहां तक हमें समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है वो भी ध्यान रख लो। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि व्हाट इज नॉलेज बेस, व्हाट इज नॉलेज बेस। तो इसका आंसर क्या होगा नॉलेज बेस का, तो ये नॉलेज बेस का आंसर ये वाला लिख लेंगे, ये वाला, और इसको याद कर लेना। अब यहाँ पे देखो क्या होगा नॉलेज बेस में, नॉलेज बेस होता क्या है, अब नॉलेज बेस इज अ स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन। नॉलेज बेस क्या होता है, जहां पे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। इंफॉर्मेशन कंसिस्टिंग ऑफ फैक्ट्स, एजम्पशंस एंड रूल्स। यानी कि नॉलेज बेस क्या होगा, जैसे मान लो ये नॉलेज बेस है, इसी में समझ लो कि हमने क्या किया, सारे के सारे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब जैसे फैक्ट्स हो गए, इंफॉर्मे फैक्ट्स हो गए, रूल्स हो गए, एंड क्या कहते हैं कि फैक्ट्स, रूल्स और एजम्पशंस, ये तीनों चीजें हमने इसी में रख दी। तो ये नॉलेज बेस हो गया। तो नॉलेज बेस क्या होता है, एक प्रकार से स्टोर होता है। नॉलेज बेस बेस क्या होता है, एक प्रकार से स्टोर, जैसे घर में स्टोर होता है ना, स्टोर रूम जिसमें सारी की सारी चीजें रखी, तो वैसे नॉलेज बेस होता है। नॉलेज बेस के अंदर हम क्या रख देते हैं, फैक्ट रख देते हैं, रूल्स रख देते हैं, एजम्पशंस रख देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इसका नॉलेज बेस का यूज कौन करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेगा और क्या कहते हैं कि अपना डिसीजन बनाएगा। ठीक है, डिसीजन बनाता है किसको यूज करके, इसको यूज करके। ओके, नॉलेज बेस का यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन बनाता है। और आपको पता चल गया कि नॉलेज बेस क्या होता है, नॉलेज बेस का मतलब होता है जहां पे फैक्ट, रूल्स और एजम्पशंस को स्टोर किया जाता है। और आंसर ये बता दिया हूं मैंने, इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन तो मैंने बता दिया। अब हो गए लगभग लगभग 5 क्वेश्चन हो गए यहाँ तक, इतना बात समझ आए। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या आ सकता है, देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी revolution led by computer, mobile and internet has resulted in generation large volume of data। अब देखो क्या हुआ कि जनरेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। ठीक है, आईसीटी की वजह से क्या हुआ, आईसीटी रेवोल्यूशन की वजह से, आईसीटी रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा ही जनरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जनरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत ज्यादा डेटा का प्रोडक्शन हुआ। देखो कभी भी कोई भी फोटो खींचता रहता है, कोई भी वीडियो बनाता रहता है, हाँ जब मन करेंगे वीडियो बना लेंगे, ये सारी बातें। ठीक है, वीडियो बनाएंगे, स्नैप्स बनाते रहते हैं लोग, तो ये सारी चीजें क्या होगी, तो एक प्रकार से डेटा ही तो जनरेट हो रही है, बार बार डेटा पे डेटा जनरेट हो रही है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? ओके, तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी, ये सारी बातें हमें ध्यान में रखना है। तो यही है, क्या कहते हैं कि हमने क्या कहते हैं कि डेटा, डेटा हम क्या कहते हैं कि ऐसे जनरेट कर, डेटा हम जनरेट कर रहे हैं कैसे, बाई यूजिंग, क्या कहते हैं कि हम, आईटी रेवोल्यूशन हुआ जिसमें मोबाइल कंप्यूटर ये सब आए, और जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है। तो ये सारी बातें हमें समझ में आ गई। अब देखो क्या हो रहा है कि डेटा का यूज हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं, डेटा का यूज कहाँ कहाँ कर रहे हैं। हाँ, तो डेटा का यूज हम ऐसे कर रहे हैं कि क्या कहते हैं कि जैसे सबसे पहला, सबसे पहला चीज यहाँ पे देखो, ये है नेम, एज, कह रहे हैं कि फॉलोइंग लिस्ट कंटेन सम एग्जांपल्स ऑफ डेटा। अब मान लो कि इसी क्वेश्चन में, मान लो ये जो पहला वाला क्वेश्चन हमने लिखा है, तो व्हाट इज डेटा, ऑल्सो गिव सम एग्जांपल। अगर मान लो ऐसा होता ऑल्सो गिव सम एग्जांपल, तो हम क्या कहते, हम इसी में देखो इसका तो पहला दूसरा पॉइंट ये लिख देते और ये डायग्राम बना देते। ठीक है, पहला दूसरा पॉइंट लिख देते और ये डायग्राम बना देते। इसके अलावा एग्जाम्पल में देखो क्या लिख देते, एग्जाम्पल में ऐसे लिख देते कि क्या लिख देंगे,
नेम, एज, जेंडर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो ऐसे लिख देंगे, यहाँ एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख देंगे नेम, एज, जेंडर, नेम, एज, डिटेल, जेंडर एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ पर्सन। तो ये भी सब क्या होगा। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा ऐसे कंप्लीट। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। इमेजेस, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, सब डेटा है। इमेजेस, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, ये सारी की सारी चीजें ये क्या है, डेटा होता है। डॉक्यूमेंट्स भी डेटा है, वेब पेजेस भी डेटा है, ऑनलाइन पोस्ट जितने भी होते हैं जो हम, हाँ इंस्टा पे पोस्ट होता है, ये कमेंट मैसेजेस जितने भी होते हैं। सिग्नल्स जनरेटेड बाय सेंसर्स, सिग्नल्स जनरेटेड बाय सेंसर्स भी क्या होते हैं, डेटा होते हैं। सैटेलाइट डेटा इंक्लूडिंग मेट्रोलॉजिकल डेटा, कम्युनिकेशन डेटा, ईच ऑब्जर्वेशन डेटा। तो ये सारे ही क्या है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं डेटा के। ओके, आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा। जैसा कि मैंने पहले ही लिखवा चुका हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा क्या हो, डिसीजन बनाने में हेल्प करता है। मैंने पहले ही बताया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा किसमें, डिसीजन बनाने में। ह्यूमन बींग्स रिलाई ऑन डेटा फॉर मेकिंग डिसीजन। सबसे पहला चीज मैंने बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा में, जब सब दूसरा क्वेश्चन लिखवा रहा था तो उसमें मैंने सबसे पहला चीज बताया था, क्या करता है, टू मेक डिसीजंस। ये किसमें हेल्प करता है, टू मेक डिसीजंस। डिसीजंस के लिए क्या होता है, डेटा पे ही लोग डिपेंडेंट रहते हैं। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, मतलब इसके अलावा भी क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा व्हेन प्रोसेस्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर shows us the possibility of hidden traits and which are of otherwise not visible to human। तो देखो क्या होता है कि हम डेटा को प्रोसेसिंग क्यों करते हैं, अगर सोचा जाए डेटा को इसलिए प्रोसेसिंग करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ये लाइन बोली है इसका मतलब यही है कि क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि डेटा तो ऐसे बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन हो सकता है कि वो हमें दिखाई ना दे रहे हो सकता है कि वो हमें दिखाई ना दे रहे हो। आफ्टर, जब हम क्या कहते हैं कि एनालाइज वो करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे उसका या एनालिसिस करेंगे, तो फिर क्या होता है वो डेटा के कुछ ऐसे ट्रेड्स होंगे जो विजिबल होने लगे। व्हेन वन विथड्रॉज मनी फ्रॉम एटीएम, द बैंक नीड्स टू डेबिट withdrawn amount from the linked amount. So the bank needs to maintain data and update it as when required। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जब आपने किसी भी एटीएम से पैसा निकाला तो फिर क्या हुआ, आपके पास भी मैसेज होना चाहिए कि आपका आपने पैसा निकाला है, और क्या कहते हैं बैंक के पास भी मैसेज होना चाहिए कि किसी ने पैसा निकाला है। तो ये सारी बातें बैंक को भी पता होनी चाहिए, आपको भी पता होनी चाहिए, तो इसलिए डेटा को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात ये आ जाती है कि द मेट्रियोलॉजिकल ऑफिस, मेट्रियोलॉजिकल का मतलब होता है मौसम विभाग वाले। ये क्या होते हैं कि ये भी सैटेलाइट को मॉनिटर करते रहते हैं, लगातार मॉनिटर करते रहते हैं और देखते हैं कि क्या कोई साइक्लोन आने वाला है या क्या हैवी रेन होने वाली है। ठीक है, इन कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट इट इज important फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू continuously monitor एंड एनालाइज द मार्केट बिहेवियर। तो क्या होता है कि ये मार्केट बिहेवियर को समझने में भी क्या करते हैं कि डेटा सहायता करता है। ठीक है, तो इसका तीसरा पॉइंट लिख देंगे, इट इज हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द मार्केट एंड कंज्यूमर बिहेवियर। मतलब मार्केट के भी बिहेवियर को समझने में हेल्प करता है और कंज्यूमर के भी बिहेवियर को हेल्प समझने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या ये किसको किसको हेल्प करता है, मार्केट और कंज्यूमर बिहेवियर को समझने में हेल्प करता है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट यहाँ तक हमें। अब देखते हैं बिसाइड्स दीज, इसके अलावा भी कंपनीज आइडेंटिफाई कंज्यूमर डिमांड्स एज वेल एज फीडबैक्स। तो क्या होता है कि वो भी डेटा में मतलब कि फीडबैक ये सारी चीजें भी होती है।
ये सब भी समझ सकते हैं। और क्या कहते हैं कि एयरलाइंस की जो डायनेमिक प्राइसेस होती है, ये सारी चीजें भी हम समझ सकते हैं। सर्टेन रेस्टोरेंट ऑफर डिस हाँ डिस्काउंटेड प्राइस जो देते हैं, तो वो कब दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, ये सारी चीजें किसकी सहायता से पता चल जाती है? डेटा की सहायता से पता चल जाती है। ये सारी बातें हमें समझ में आ गई। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं कि बिसाइड्स बिजनेस, फॉलोइंग्स आर सम अदर सिनेरियोज वेयर डाटा आर आल्सो स्टोर्ड एंड एनालाइज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का किस लिए यूज किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या करता है? ये वोटिंग के लिए मशीन यूज की जाती है। किसके लिए यूज की जाती है? वोटिंग के लिए। जब कोई भी वोट देने के लिए जाता है, हाँ, पोल बूथ पे, तो उसको क्या कहते हैं कि एक वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, उसके ऊपर क्या कहते हैं कि चुनाव चिन्ह पे बना होता है, उसके ऊपर क्या कहते हैं कि बटन को दबा देते हैं, तो उसके उससे जिस पार्टी को वोट देना होता है वो चला जाता है। वोटिंग डेटा फ्रॉम ऑल मशीन्स, ये क्या होता है कि वोटिंग डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं कि इलेक्शन को डिक्लेयर करते हैं, रिजल्ट को। ठीक है। साइंटिस्ट रिकॉर्ड डेटा व्हाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट भी क्या करते हैं? डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। अब देखो लिखा हुआ फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल कंपनीज कौन सी थी? जो दवाएं बनाती है, तो दवाएं बनाती है उन्हें बोला जाता है फार्मास्यूटिकल कंपनी। हाँ ठीक है। ये भी क्या करते हैं कि डेटा को नए नए मेडिसिन को बनाने में यूज करते हैं। लाइब्रेरी में भी डेटा मेंटेन होता है, कौन लाइब्रेरी का मेंबर है और कौन कौन सी बुक ले गया है, कौन सी नहीं ले गया, ये सब क्या होता है? लाइब्रेरी भी क्या कहते हैं कि डेटा को मेंटेन करती है। द सर्च इंजन, सर्च इंजन जैसे गूगल सर्च इंजन होता है, या क्या कहते हैं कि ये सब भी क्या होता है? डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये सारी बातें हमारी समझ में आ गई। ओके। वेदर अलर्ट करने में भी सहायता करते हैं। वेदर अलर्ट करने में, वेदर अलर्ट्स आर जनरेटेड बाय एनालाइजिंग डेटा रिसीव फ्रॉम द वेरियस सैटेलाइट्स। ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में आएगा, यहाँ तक चीजें समझ में आई। ये मैंने 3 इंपॉर्टेंस बता दी। आप इंपॉर्टेंस चाहे जितना लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो इसमें। हाँ। अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा, वो जो मेन है क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। क्या? डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। ओ, टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा के टाइप्स बताना है। ओके। तो डेटा के दो टाइप्स होते हैं। तो अभी देखते हैं, पहले समझ लेते हैं। तो देखो डेटा क्या हो सकता है, दो टाइप के होते हैं। तो क्या कहते हैं कि, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेट, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेट देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा। सबसे पहला है स्ट्रक्चर, दूसरा है, सबसे पहला स्ट्रक्चर्ड डेटा, दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है। एक है स्ट्रक्चर्ड डेटा, दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड। अब ये स्ट्रक्चर्ड डेटा में कौन कौन से आते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में कौन कौन से आते हैं, ये समझ। तो देखो सिंपल सी बात है। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होंगे? डेटा विच इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन वेल डिफाइंड फॉर्मेट। तो अब आगे हेडिंग डाल देंगे, आगे हेडिंग डाल देंगे स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो इसमें क्या लिखेंगे? डेटा विच कैन बी recorded in a well-defined data which is organized and data which is organized and recorded and can be recorded in and can be
recorded in well can be recorded in well defined format in a well defined format is called और स्ट्रक्चर डेटा। ओके, ये डेफिनेशन हो गया स्ट्रक्चर डेटा का। तो सबसे पहला पॉइंट हमें इसमें पता चल गया कि स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है। स्ट्रक्चर डेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं अच्छे से, और उनको रिकॉर्ड किया गया होता है किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट, किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया गया होता है। ओके, यहाँ तक बात समझ में है। अब क्या कहते हैं कि दीज आर स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्म, किस फॉर्म में होता है, टेबल के फॉर्म में। दीज आर जनरली, दूसरा पॉइंट इसी में लिखेंगे, दीज आर जनरली stored in टेबुलर फॉर्म। अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा सकता है, हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इसी के बाद इसी में मैं ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। क्या पूछा जा सकता है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ डेटा, विच टाइप ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्म। तो आंसर क्या होगा, स्ट्रक्चर डेटा। ठीक है, ये एक नंबर में पूछा जा सकता है, तो आंसर क्या होता, स्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, तो ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिए, ये भी पूछा जा सकता है, तो बस ऐसे ही याद कर लीजिएगा इसको। बाकी हाँ, यहाँ पे ये हमने स्ट्रक्चर डेटा में दो पॉइंट अभी तक हमने पता कर लिए। पहला पॉइंट क्या था कि भाई ये ऑर्गेनाइज होता है और वेल रिकॉर्डेड इन वेल फॉर्मेट, मतलब वेल डिफाइंड फॉर्मेट। एक फॉर्मेट निश्चित होगा, उसमें क्या कहते हैं कि हम स्टोर कर लेते हैं, और दूसरा चीज ये ऑर्गेनाइज होता है। और दूसरा बात हमने बताया कि ये क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में, मतलब जिसमें रो और कॉलम। अब क्या होता है कि वेयर ईच कॉलम रिप्रेजेंट डिफरेंट डेटा फॉर पर्टिकुलर पैरामीटर कॉल्ड एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे क्या होता है कि हर कॉलम, ये जितने भी, जैसे ये इस टेबल को देखो, इस टेबल में देखो जितने भी कॉलम है ना, इसको एक एट्रीब्यूट बोला जाएगा। जितने भी कॉलम है ये एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट है, ये भी एट्रीब्यूट है, ये भी एट्रीब्यूट है, ये भी एट्रीब्यूट। तो आगे मैं बताऊंगा उसमें तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे ये कि ईच कॉलम रिप्रेजेंट्स, तीसरा पॉइंट, इन टेबल each column represents, ठीक है, each column represents different data for a particular parameter, each column represents different data for particular parameter। कभी कभी पैरामीटर को ही एट्रीब्यूट, कभी कभी पैरामीटर को ही क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट। ओके, तो मैंने पहले ही बता दिया, जो टेबल दिया होगा, टेबल में जो ये कॉलम का जितना भी नेम होता है ना, वो सारे ही एट्रीब्यूट है। ओके, एंड ईच रो रिप्रेजेंट्स डेटा ऑफ एन ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट। ठीक है, ई एंड तीसरा पॉइंट लिख देंगे, ईच रो, ईच रो रिप्रेजेंट्स, ईच रो रिप्रेजेंट्स डेटा ऑफ एन ऑब्जर्वेशन ऑफ, डेटा ऑफ एन ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर डेटा टाइप।
स्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में हमने बता दिया, ये हो गया। अब एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, इन्होंने डेटा में एक एग्जांपल बताया। किसके बारे में बताया हुआ है? ये किचन का है, किचन का लेकर के एक एग्जांपल बताया हुआ है। तो आप भी ऐसे वहां पर भी ऐसे किचन का एक एग्जांपल लेकर के बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। वहां पर आप ये वाला डायग्राम ऐसे बना देना, अगर क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर्ड पूछा जाएगा तो कैसे बना देना कि स्ट्रक्चर डेटा अबाउट किचन आइटम्स इन द साउथ। अब मान लो पेपर में दे दिया किचन आइटम्स का बना करके दिखाओ, या नहीं दिया, तो अगर एग्जाम्पल पूछा होगा तो एग्जाम्पल तो कोई भी बना सकता है, लेकिन मान लीजिए स्पेसिफाई ही कर दिया क्योंकि बुक में दिया हुआ है और मैम ने स्पेसिफाई ही कर दिए कि कि क्या कहते हैं कि मैम ने ये स्पेसिफाई कर दिया कि भाई क्या कहते हैं कि वो आपको क्या कहते हैं कि किचन आइटम्स पे बनाना है, तो आप ऐसे बना देना। एक है मॉडल नंबर, मॉडल नंबर में ABC1 ABC2, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि ये कुछ भी लिखो। प्रोडक्ट नेम हमें पता है घर में किचन में क्या क्या जरूरत होती है, वाटर बॉटल, हाँ, मेलामाइन प्लेट्स, डिनर सेट, जग, टेबल, स्पून, बकेट, ये सब लगता ही लगता है। इनके प्राइसेस बना दो, प्राइसेस में कुछ भी लिख देना। डिस्काउंट देखो इतना परसेंट डिस्काउंट है। और आइटम्स इन इन्वेंटरी, इन्वेंटरी का मतलब होता है कि जो बचा हुआ सामान है, मतलब कि एक दुकान में कितनी चीजें पड़ी हुई, एक दुकान में कितनी चीजें पड़ी हुई है उसी को इन्वेंट्री बोला जाता है। ओके, तो यानी कि आइटम्स इन इन्वेंट्री अभी कितनी है, 13 है। और कि फिर अभी इसकी ये कितने हैं, ये प्लेट्स हैं, तो ऐसे बना सकते हैं। बाकी मैं एक सिंपल सा अगर मैं बनाऊं एग्जाम्पल, तो मैं देखो स्ट्रक्चर डेटा का मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। स्ट्रक्चर डेटा का एक एग्जाम्पल, जब बच्चे का मार्कशीट आता है ना, वो भी एक स्ट्रक्चर डेटा का एग्जाम्पल होता है। ओके, तो हाई स्कूल का जो मार्कशीट आता है बच्चों का, वो भी स्ट्रक्चर डेटा का एग्जाम्पल होता है। तो आप वैसे भी बना सकते हो स्ट्रक्चर डेटा का एग्जाम्पल। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बच्चे का क्या कहते हैं कि रिजल्ट का मतलब ऐसे बता दे रहा हूँ कि क्या कहते हैं कि ऐसे समझ लो कि एक बच्चे के, हाँ, हाई स्कूल का जो मार्कशीट होता है ना, अगर मान लो मैम ने एग्जाम्पल में पूछ रखा है, सिंपल एग्जाम्पल लिख करके दिखाओ, तो एग्जाम्पल में अभी तो ये बना देना, ये वाला बना देना। कैसे लिख देंगे, देखो यहाँ पे ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे। मॉडल नंबर, ऑब्जेक्ट का नेम, डिस्काउंट और प्राइस, डिस्काउंट, आइटम्स इन इन्वेंटरी। अब इसमें सब में नाम लिख देते हैं। सबसे पहले का नाम है मॉडल नंबर, मॉडल नंबर। हम्म, और क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट नेम, प्राइस, और क्या कहते हैं कि इसमें लिख देंगे क्या कहते हैं कि डिस्काउंट। और यहाँ पे लिख देते हैं क्या कहते हैं कि ऐसे ही आइटम इन इन्वेंट्री, मतलब कितनी चीजें हैं। तो आप देखो, सबसे पहले मॉडल नंबर मान लो ABC1, ABC2, ABC3, ABC4। अब देखो प्रोडक्ट नेम मान लो कि क्या कहते हैं कि जग की जरूरत है, जग मान लो मैंने बोला कि 30 रुपए में। और क्या कहते हैं डिस्काउंट, क्या कहते हैं कि इसमें मैंने दे दिया 2% का डिस्काउंट। और यहीं पे लिख दो परसेंटेज है, डिस्काउंट परसेंट में है, और मैंने बोल दिया कि 2% का डिस्काउंट। ओके, तो ऐसे ही ये हो गया 2% का डिस्काउंट। अब कितने हैं चीजें अभी पड़ी, कितनी है, मान लो 30 पड़ी। ठीक है, ऐसे ही ABC2 को मान लो कि क्या कहते हैं टेबल स्पून ले लिया। ऐसे ही कुछ भी लिख लेंगे, टेबल स्पून, टेबल स्पून कितने हैं। अब मान लो कि इसका प्राइस कितना है, 15 रुपए है। और क्या कहते हैं कि कितने, क्या कहते हैं इसमें अब कितना परसेंट, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। ये कितने पड़े हुए हैं, 50 पड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही बकेट पड़े हुए हैं, बकेट कितने हैं, बकेट देख लो, बकेट में क्या कहते हैं कि 10% डिस्काउंट दे देना। और कितना प्राइस कितना है भाई इसका, 250 रुपये है। और क्या कहते हैं कि, हाँ, और क्या कहते हैं कितने पड़ी हुई है, 30 पड़ी हुई है। ऐसे ही एक और आइटम लिख लो बकेट के बदले में। और क्या कहते हैं कि मेलामाइन प्लेट लिख लो, प्लेट होती है घर में तो, हाँ, मेलामाइन प्लेट।
तो प्लेट जो होती है तो इसको भी लिख दो कि भाई ये 150 रुपए की एक प्लेट है। और क्या कहते हैं कि लेकिन क्या कहते हैं कि यहाँ पे प्राइस, और इसमें डिस्काउंट कितना है, इसमें 5% का डिस्काउंट है। और पड़ी कितनी हुई है ये समझ लो कि क्या कहते हैं कि 20 प्लेट पड़ी हुई है। ऐसे एक बना देंगे टेबल, सिंपल सा बन जाएगा। तो ये हो गया। तो यानी कि यहाँ पे ये बताना चाहता है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं, और ये बढ़िया से पूरा पूरा बता दिया। अब इसमें देखो तुम्हें क्या करना था कि एट्रीब्यूट्स मेंटेन फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं। अब कल मैम ने बोल दिया कि आपको क्या कहते हैं कि बुक्स एट शॉप के लिए एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। एट्रीब्यूट्स का मतलब टेबल, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है। अब मान लो कि एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, बुक एट शॉप, बुक एट शॉप का टेबल बनाना होगा। तो अब तुम्हें इसका टेबल बनाना होगा, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बुक के लिए टेबल बनाना है ना। बुक के लिए टेबल बनाने के लिए वही ऐसे बनाना पड़ेगा। अब जो ये ऊपर आप लिखते हो कॉलम में, वही होते हैं एट्रीब्यूट्स। कल को मैम यही पूछ लेंगे कि बुक बुक एट शॉप के लिए एक एट्रीब्यूट बना कर एट्रीब्यूट बताओ। एट्रीब्यूट में टेबल नहीं बनाना होता, बस ये लिखना है एट्रीब्यूट में। तो यही इन्होंने एग्जाम्पल में दे दिया कि भाई बुक के लिए क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, बुक टाइटल। हाँ, बुक टाइटल। बुक टाइटल में क्या हो के बाद में उसका क्या हो जाता है, ऑथर। क्या हो जाता है, ऑथर। तीसरा क्या हो जाएगा, और क्या कहते हैं, प्राइस। क्या हो जाएगा, प्राइस। और क्या कहते हैं कि चौथा क्या हो जाएगा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, इनको एट्रीब्यूट्स को याद करें कि बुक शॉप के लिए क्या एट्रीब्यूट होंगे। ये होंगे बुक टाइटल, ऑथर, प्राइस और ईयर ऑफ पब्लिकेशन। अब मान लो कि फीस जब हम देने जाते हैं स्कूल में, जब हम फीस देने जाते हैं, तो उसके लिए क्या होगा। हाँ, उसके लिए एट्रीब्यूट्स क्या होंगे फीस के लिए। देखो, स्टूडेंट नेम, क्लास, रोल नंबर, फीस अमाउंट, डिपॉजिट डेट। क्या क्या, जब हम फीस डिपॉजिट करने जाते हैं उसके लिए क्या क्या एट्रीब्यूट होंगे। पेपर में मैम ये दे देंगी, ये दे देंगी कि राइट दी एट्रीब्यूट्स, राइट दी एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉलोइंग। तो आपको ये दे देंगी ऐसे, बुक्स एट शॉप, तो ये चारों लिख देना। अगर डिपॉजिटिंग फीस इन स्कूल, ये चारों लिख देना। अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम एटीएम, से जब एटीएम से क्या कहते हैं पैसा निकालते हैं, क्या क्या वो पर्चे में आता है, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट, डेट ऑफ विड्रॉल, ये सब हमें याद करें कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, कब निकाला, कितना निकाला, ये सारी चीजें पता हो। तो ये हो गए, ये सारे जो अभी तक एग्जाम्पल थे, ये स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप के। इसके एग्जाम्पल थे स्ट्रक्चर्ड। मैंने फिर दूसरा बताया था, दूसरा बताया था कि भाई दूसरा टाइप का जो डेटा था उसका क्या नाम था, अनस्ट्रक्चर्ड। तो अनस्ट्रक्चर्ड के लिए अब मैं लिखता हूँ, अब मैं इसको हटा दूँ, इसको हटा नहीं रहने दो, अनस्ट्रक्चर्ड के लिए लिखते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, इसमें देखेंगे क्या क्या होता है। अब देखो क्या होता है कि अ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर देखें तो क्या होता है। अ न्यूज़पेपर कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूज आइटम which are also called data, वो भी डेटा ही है। but there is no fixed pattern that newspaper follows on placing news in article. one day there might be three images of different sizes। कभी कभी क्या होता है कि पेज में पूरा पूरा फोटो ही फोटो होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ पार्ट होते हैं कुछ नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि ऐसे डेटा, हाँ, कि ऐसे डेटा जो क्या होते हैं कि जहां पे ऑर्गेनाइज नहीं, द डेटा which are not organized and, yeah, not organized and does not do not follow a specific pattern, हाँ, और या कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एंड
कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन वेल डिफाइंड फॉर्मेट। किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, तो उन्हें क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा का एग्जाम्पल कौन सा लिख देंगे, न्यूज़पेपर। हाँ, क्या लिख देंगे, न्यूज़पेपर में एग्जाम्पल में भी लिख देंगे। अभी इसके बारे में और बातें लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में अभी। हाँ, तो ऐसे एग्जाम्पल इसका ये हो जाएगा कि ऐसे डेटा जो क्या कहते हैं कि इन समरी द डेटा विच आर नॉट इन ट्रेडिशनल और कॉलम स्ट्रक्चर। हाँ, तो दीज आर हाँ, दीज डेटा कैन नॉट बी, हाँ, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म। इसको हम टेबुलर फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, ठीक है, जो रो और कॉलम में नहीं है, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे डेटा होते हैं। और कौन सा होता है, एन एग्जाम्पल कंटेंट ऑफ ईमेल, देयर इज नो फिक्स्ड स्ट्रक्चर अबाउट द हाउ मेनी लाइंस और पैराग्राफ्स वन हैज टू राइट इन ईमेल। तो इसका एग्जाम्पल आप बता दो, एग्जाम्पल अब लिख दो, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स ऑफ द न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स ऑफ द न्यूज़पेपर। ओके, दूसरा न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हो गए। दूसरा इसी में क्या आ जाएगा, इसी में दूसरा आ जाएगा, क्या कहते हैं कि हमने बताया था ईमेल। ईमेल ले लो, ईमेल में हमें पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ लाइंस आ रहे हैं, कितने नहीं। हाँ, ईमेल्स, तो यानी कि ये भी हो गया। ये कहते हैं कि ईमेल में भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कहाँ पे कैसे आ रहा है, कितने नंबर ऑफ, ठीक है, तो ये है। तो अनदर एग्जांपल इज द कंटेंट ऑफ एन ईमेल। तो क्या लिखेंगे, कंटेंट ऑफ एन ईमेल, ईमेल नहीं लिखते हैं, लिख देते हैं कंटेंट ऑफ एन ईमेल, कंटेंट ऑफ एन ईमेल। ओके, तो ये लिख दो। तो ये दोनों एग्जांपल भी हमने बता दिया ऐसे, तो ये हो गया। इतना बात समझ में आ गया। अब देखो इसमें और कौन कौन से एग्जांपल है। एग्जांपल्स ऐसे क्या कहते हैं कि एग्जांपल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इंक्लूड वेब पेजेस कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट। तो इसके और एग्जांपल एग्जांपल कौन से हैं, वेब पेजेस, क्या है, वेब पेजेस। और साथ में मल्टीमीडिया कंटेंट्स, जैसे क्या कहते हैं कि हाँ, वेब पेजेस विद टेक्स्ट एंड हाँ मल्टीमीडिया कंटेंट। तो ये भी है, हमें पता चल गया कि ये भी किसका एग्जांपल है, वेब पेजेस। और मल्टीमीडिया कंटेंट के साथ में जो वेब पेजेस होंगी वो भी। और कौन कौन से हैं, जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो गए, बिजनेस रिपोर्ट हो गए, बुक्स, ऑडियो वीडियो, होटल्स, सॉरी, ऑडियो वीडियो फाइल्स, सोशल मीडिया मैसेजेस, ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं वो किसके हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो पेपर में पूछा जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जांपल्स, बुक्स किसका एग्जांपल है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का है, ऑडियो वीडियो फाइल्स किसके एग्जांपल्स हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के। हाँ, ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ से यहाँ तक ध्यान में रख लो। ऐसे ही दे देंगी मैम, 5 क्वेश्चंस दे दे, 5 पार्ट दे देंगी ऐसे, छोटे छोटे 5 दे देंगी, बोलेंगी इसमें छांट के दिखाओ कौन से स्ट्रक्चर्ड है कौन से अनस्ट्रक्चर्ड है। तो हमें पता होना चाहिए, जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होंगे वो अनस्ट्रक्चर्ड होंगे, बिजनेस रिपोर्ट्स जो होंगे वो अनस्ट्रक्चर्ड होंगे, क्या कहते हैं, बुक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप होते हैं, ऑडियो वीडियो फाइल्स होती हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप होती हैं, और सोशल सोशल मीडिया मैसेजेस जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप। ओके, ऑल्दो देयर आर वेज प्रोसेस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी हम प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमें जो इसमें जो बुक में हम पढ़ेंगे वो तो हम स्ट्रक्चर, तो यानी कि हमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप के बारे में पता चला। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज मेटा डेटा, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन, व्हाट इज मेटा डेटा। अब ये मेटा डेटा क्या होता है, जब मैं बात करता हूँ मेटा डेटा की, तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आर समटाइम्स डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ सम अदर डेटा टाइप मेटा डेटा। मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा, इट इज, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ पीछे। इतना बात तो आपको समझ में आ गया, ये बातें हमने इसको बता दिया। अब आप क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज मेटा डेटा। तो हमें पता होना चाहिए
कि डेटा अबाउट डेटा इज नोन एज मेटा डेटा। हर डेटा के साथ में कुछ ना कुछ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। ठीक है, डेटा के बारे में भी डेटा पता हो तो उसे क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। एग्जाम्पल देखो, वी डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ईमेल एज ए सब्जेक्ट। अब देखो ईमेल में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ईमेल में क्या होता है, रिसिपिएंट होता है, ईमेल में क्या होता है, मेन बॉडी होती है, ईमेल में क्या होता है, अटैचमेंट होता है। तो दीज आर द मेटा डेटा फॉर ईमेल। तो अब आगे लिख देंगी मैम, तो एग्जाम्पल बता दो मेटा डेटा ऑफ ईमेल का, मेटा डेटा ऑफ ईमेल। तो ईमेल में क्या क्या चीजें होती हैं, सबसे पहला चीज मैंने बताया, सब्जेक्ट, और किसको भेज रहे हैं, रिसिपिएंट। हाँ, किसको भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, रिसिपिएंट का बता दो। क्या क्या मैंने बताया, रिसिपिएंट, फिर उसके बाद है मेन बॉडी, रिसिपिएंट, मेन बॉडी, चौथा अटैचमेंट। तो ये सारी चीज जो हो गए, ये क्या हो गए। इसके लिए क्वेश्चन ये ऐसे भी आ सकता है कि राइट दी, क्वेश्चन ये भी आ सकता है क्या, कि सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा कि राइट दी मेटा डेटा ऑफ ईमेल। तो ये आंसर होगा मेटा डेटा ऑफ ईमेल का। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ओके। ये पूरा जो मैंने एग्जांपल दिया है पिछले वाले क्वेश्चन के, उसका भी आंसर यही होगा। अब मान लो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, राइट दी मेटा डेटा ऑफ बुक्स, राइट दी मेटा डेटा ऑफ बुक, मेटा डेटा ऑफ बुक, मेटा डेटा ऑफ बुक क्या होगा, बुक के क्या क्या चीजें पता होती हैं, ऑथर ऑफ द बुक, ऑथर, प्राइस, और क्या पता हो सकती है, बुक टाइटल। हाँ, बुक टाइटल, आईएसबीएन नंबर होता है एक, एक होता है आईएसबीएन शायद नंबर होता है बुक का। तो ये सब क्या कहते हैं कि, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें बुक के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसे ये डेटा हर एक चीज के बारे में डेटा होता है, हर एक चीज के बारे में डेटा अबाउट डेटा इज नोन एज मेटा डेटा। और सब चीजों का अलग अलग डेटा होता है, तो ये ध्यान रख लो। ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही देखो डेटा होता है मेटा डेटा फॉर एन इमेज फाइल। एक इमेज फाइल के लिए मान लो कल मैम ने दे दिया राइट द मेटा डेटा, राइट द मेटा डेटा अबाउट एन इमेज फाइल। एक इमेज फाइल का मेटा डेटा क्या है, तो एक इमेज फाइल का मेटा डेटा में क्या क्या चीजें हैं, तो ये देखो क्या क्या आएंगी। सबसे पहला चीज क्या आ जाएगा, इमेज साइज। क्या आ जाएगा, इमेज साइज। इसका आंसर में क्या आ जाएगा, इमेज साइज। इमेज की साइज क्या है, वो एमबी में भी हो सकता है, केबी में भी हो सकता है, जिसमें भी हो उसको लिख दो। फिर दूसरा चीज, इमेज टाइप। इमेज का टाइप क्या है, इमेज टाइप का मतलब होता है कि पीएनजी है या जी जेपीईजी है। तो ये होता है मेटा डेटा टाइप। और तीसरा क्या होता है कि इमेज का कितना रेजोल्यूशन। तो ये सारी चीजें होगी इमेज रेजोल्यूशन। तो जो डेटा अबाउट डेटा है इज नोन एज मेटा डेटा। तो पता चल गया कि मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा इज नोन एज मेटा डेटा। और ये भी आपको पता चल चुका कि हमने दो तीन एग्जांपल्स बता दिए कि मेटा डेटा अबाउट बुक, मेटा डेटा अबाउट के कहते हैं कि मेटा डेटा ऑफ द ईमेल। और हमने तीसरा चीज बता दिया कि मेटा डेटा ऑफ के कहते हैं कि हाँ, इमेज फाइल। तो ये ऐसे क्वेश्चंस दिया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे अब नेक्स्ट आता है डेटा कलेक्शन। अब जब हमने क्या कहते हैं कि डेटा के बारे में इतना सारा बातें कर ली, तो अब हमने देश देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया कि कहते हैं कि डेटा क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, डेटा।
फिर हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ते हुए ही हमने क्या कहते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा में दो प्रकार के डेटा थे। एक था स्ट्रक्चर्ड डेटा, हाँ। स्ट्रक्चर डेटा को हमने बताया था टेबल के फॉर्म में लिखा जाता है। वो टेबल के जो फॉर्म में, जो टेबल के ऊपर जो जो टेबल में जो कॉलम होते हैं, कॉलम के जो नेम होते हैं, वो एक्चुअल में उन्हें क्या बोला जाता है, एट्रीब्यूट बोला जाता है। फिर हमने दूसरा पढ़ लिया अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और हमने इसमें एक चीज से पढ़ लिया मेटा डेटा। तो मेटा डेटा का मतलब था डेटा अबाउट डेटा। मेटा डेटा में हमने तीन चार के नाम पढ़े। ओके, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे करते हैं। अच्छा, अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, हमारा है कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या पढ़ेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा को हम कलेक्ट करेंगे, ओके, इकट्ठा करेंगे। कैसे इकट्ठा करेंगे, अच्छा वहां पे हमने तो आपको नॉलेज बेस का भी डेफिनेशन बता दिया। नॉलेज बेस का मतलब मैंने बताया था, ये एक स्टोर होता है। नॉलेज बेस क्या होता है, एक स्टोर होता है जहाँ पे हम फैक्ट, क्या नॉलेज बेस का जब डेफिनेशन बताया तो मैंने बताया था फैक्ट स्टोर करते हैं, एजम्पशंस स्टोर करते हैं, और रूल्स स्टोर करते हैं। और उसको कौन लेता है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने डाटा बनाने में, अपने डाटा मेकिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका यूज करती है। किसके लिए यूज करती है, डेटा मेकिंग के लिए, ओके, यानी कि डिसीजन मेकिंग के लिए, सॉरी, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करती है। अब कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब क्या है, कलेक्शन एक मतलब क्या कहते हैं कि, हाँ, डेटा कलेक्शन हियर मीन आइडेंटिफाइंग ऑलरेडी अवेलेबल डेटा और कलेक्टिंग फ्रॉम एन एप्रोप्रिएट सोर्स। तो क्या होगा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, हाँ, क्या करना है, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग द ऑलरेडी अवेलेबल डेटा। पहले से ही अवेलेबल डेटा होगा उसको आइडेंटिफाई करना, एंड एंड अगला क्या हो जाएगा, एंड collecting from appropriate sources, and collecting the data from appropriate sources। मतलब कुल मिलाकर के अब आपके पास में क्या होगा, कलेक्टिंग करना का मतलब, कलेक्शन का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास में पहले से ही डेटा अवेलेबल है तो उसको क्या करो, उसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है, उसको क्या करो, आइडेंटिफाई करो। और क्या कहते हैं कि, और दूसरा क्या करते थे, अगर मान लो कि क्या कहते हैं कि अगर नहीं है तो उसको क्या करो, कलेक्ट करो, कहाँ से, एप्रोप्रिएट सोर्सेस, मतलब एप्रोप्रिएट सोर्सेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी। अब आगे क्या कहते हैं कि यहाँ पे, हाँ, इसमें क्या 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 चीजें होंगी। तो अब देखते हैं कि जैसे एक एग्जांपल बताया हुआ है यहाँ पे, सपोज देयर आर थ्री डिफरेंट सिनेरियोज। अब तीन सिनेरियो लेते हैं, हाँ, डेटा इन ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर में क्या कहते हैं कि तीन सिनेरियो हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, हाँ। तो चलिए ठीक है, हम क्या कहते हैं कि इसको डेटा कलेक्शन वाला ना नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो भी नहीं समझ आया होगा कमेंट में पूछ लीजिएगा, और आगे इसको क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं, ओके।